ये खबर आप सब ने सुन ली होगी, देख भी ली होगी, लेकिन देश और जानना चाहता है क्योंकि आज देश के हर परिवार में, हर घर में आज भी इसी बारे में चर्चा हो रही है। और आज हम आपको ये बताएंगे कि इस कहानी के पीछे, इसे अपराध की खबर मत समझिए, ये एक समाज की खबर है, ये हर परिवार की खबर है और इसके पीछे किसका दोष हो सकता है। पहले आपको ये बता देते हैं कि आज इस खबर में कौन सी बड़ी चीज हुई है। पुलिस आज भी श्रद्धा की लाश के सभी 35 टुकड़ों को 72 घंटे के बाद भी खोज नहीं पाई है और इसके लिए अब कई टीमों का गठन किया गया है जो अलग अलग जगहों पर श्रद्धा के शव के टुकड़ों को खोज रही है। इस हत्याकांड में जिस एक चीज का जिक्र बार बार आ रहा है वो है ऑनलाइन डेटिंग एप्स। और आज हम इन डेटिंग एप्स को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि ये ऑनलाइन डेटिंग एप्स असल में उस शॉपिंग मॉल की तरह है जहां रिश्तों की सेल लगी हुई है और हमारे देश के लाखों करोड़ों युवा पैसा देकर इन शॉपिंग मॉल से रिश्तों को खरीदना चाहते हैं, दोस्ती को खरीदना चाहते हैं। लेकिन कड़वा सच ये है कि ऐसे डेटिंग एप्स पर बनाए गए ज्यादातर रिश्ते एक डेट यानी एक तारीख की तरह होते हैं जो कभी भी स्थायी नहीं रहते, तुरंत बदल जाते हैं। और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। आफताब और श्रद्धा की मुलाकात पहली बार एक डेटिंग ऐप के जरिए ही हुई थी और अब ऐसा शक है कि इस हत्याकांड की जड़ में भी यही डेटिंग ऐप हो सकता है। पुलिस को अपनी पूछताछ में यह पता चला कि 18 मई को जब आफताब ने श्रद्धा का गला घोंटकर उसकी हत्या की, उस समय वो उसी डेटिंग ऐप के जरिए एक और लड़की के संपर्क में था जिस पर उसकी श्रद्धा से वर्ष 2019 में दोस्ती हुई थी। यानी उसी डेटिंग ऐप पर पहले श्रद्धा से दोस्ती की, उससे अपना रिश्ता बनाया और फिर श्रद्धा के बाद किसी दूसरी लड़की से बातचीत करने लगा। फिलहाल इस लड़की के बारे में पुलिस को कोई जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन पुलिस उस लड़की को ढूंढ रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि आफताब श्रद्धा की हत्या करने के बाद इस लड़की को जून और जुलाई के महीने में अपने उसी फ्लैट में लेकर आया था जहां उसने श्रद्धा की हत्या की थी। और हैरानी की बात यह है कि जब ये लड़की इस लड़के के फ्लैट पर आई तब वहां उसके घर में फ्रिज के अंदर श्रद्धा की लाश के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए थे। हैरान हो जाएंगे आप जानकर, इस समय लगभग 3 करोड़ लोग डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करते हैं इस समय और यह संख्या 2024 तक 5 करोड़ हो जाएगी। इसके अलावा हमारे देश में डेटिंग एप्स की जो इंडस्ट्री है वो लगभग 3,700 करोड़ रुपए की है जो अगले 2 वर्षों में लगभग 6,500 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन जाएगी। नोट करने वाली बात यह है कि आज भारत के युवा हर रोज औसतन 3.5 घंटे डेटिंग एप्स पर बिताते हैं किसी नए दोस्त की तलाश में और इनमें भी 70% युवा ऐसे हैं जो छोटे शहरों के हैं। और कोविड के बाद तो हमारे देश में इस तरह के एप्स इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 3 गुना बढ़ चुकी है और इनमें भी ज्यादातर लोग वो हैं जो खुद को बेरोजगार बताते हैं या कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। और अक्सर आपने देखा होगा हमारे देश में यह कहा जाता है कि लोगों के पास, हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है और युवाओं के पास पैसा नहीं है, युवा बहुत परेशान है। लेकिन सोचिए यही युवा पैसा देकर डेटिंग एप्स पर 3-3.5 घंटे अपने दिन के बिता रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। आज उन्हें यह बात सोचनी चाहिए। दूसरी तरफ हमारे देश के यही युवा ऐसे डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करते हैं जिनकी महीने की जो सब्सक्रिप्शन है, मैं आपको बताता हूं महीने की सब्सक्रिप्शन कितनी है। 500 रुपए से लेकर महीने की सब्सक्रिप्शन है 2,500 रुपए तक। अब आप सोचिए हमारे देश के युवा 500 से 2,500 रुपए तक की सब्सक्रिप्शन लेकर इन डेटिंग एप्स के सदस्य बने हुए हैं। यानी कितना पैसा इन डेटिंग एप्स पर बर्बाद हो रहा है और शायद उनके मां बाप को यह बात पता भी नहीं होगी। वैसे जिस डेटिंग ऐप पर आफताब और श्रद्धा की मुलाकात हुई थी वो भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला, ग्रो करने वाला ऐप है और पिछले 1 साल में ही इस कंपनी की आमदनी में 200% की वृद्धि हुई है ऐसे ही लोगों को आपस में मिलाकर। और अभी भारत में 10 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन ऐसे हैं, फिर से नोट कर लीजिए, 10 करोड़ मोबाइल फोन ऐसे हैं भारत में जिनमें इस समय किसी ना किसी कंपनी का कोई ना कोई डेटिंग ऐप इंस्टॉल्ड है। यह है भारत की पीढ़ी, युवा पीढ़ी। भारत कहां जा रहा है आप खुद सोच लीजिए। डेटिंग एप्स
और जो डेटिंग एप्स पर नहीं है वो सोशल मीडिया पर घंटों बिता रहे हैं। और आप जब देखेंगे तो जब आपको दिन भर जो चीज दिखाई जाएगी, अगर आप वेब सीरीज देखेंगे तो वेब सीरीज में भी आपको जो देखने को मिलता है उसमें आपको अश्लीलता और इसी तरह की हिंसा देखने को मिलती है। और हर वेब सीरीज में जैसे जैसे आप आगे की वेब सीरीज देखेंगे, नई नई देखेंगे, आपको यह पता चलेगा कि वेब सीरीज में आपको हिंसक प्रवृत्ति के बारे में ज्यादा बताया जाता है। तो चारों तरफ आप एक ऐसे कंटेंट से घिरे हुए हैं जो नेगेटिव है। दूसरी तरफ पारिवारिक मूल्यों के लिए बच्चों की परवरिश कैसे होनी चाहिए, पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए, माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए, एक परिवार में किस तरह का माहौल होना चाहिए, एक मजबूत परिवार कैसा होना चाहिए, माता पिता की इज्जत कैसे करनी चाहिए, अपने सपनों को कैसे पूरा करना चाहिए, इस बारे में आपके पास कितना कंटेंट उपलब्ध है। कितनी ऐसी फिल्में बन रही हैं आजकल, कितने ऐसे वेब सीरीज बन रहे हैं, कितने और सोशल मीडिया पर आपको इस तरह की कहानी मिल रही है। यानी इस तरह की जो कंटेंट है वो अब उपलब्ध ही नहीं है। इस बातचीत से हमें यह समझ में आया कि आज के दौर में माता पिता का अपने बच्चों के साथ वैसा भावुक रिश्ता नहीं रहा जो पहले के जमाने में हुआ करता था। अब वो जमाने चले गए जब पूरा परिवार एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाता था। अब सब अपने अपने कमरे में खाना खाते हैं, सबको अलग अलग, सबका जीवन का स्टाइल है, अलग अलग दोस्त हैं। अब ज्यादातर लोग, परिवार के लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते, सब सोशल मीडिया और मोबाइल फोन में व्यस्त हैं। पहले माता पिता और उनके बच्चों के बीच एक इमोशनल बॉन्ड हुआ करता था और ये एक बैंक की तरफ से जारी होने वाले उस सिक्योरिटी बॉन्ड की तरह था जो परिवार के लिए एक ब्लैंक चेक की तरह काम करता था। आप याद कर लीजिए, ये एक ब्लैंक चेक होता था जिसको आप इमोशनल कार्ड कहते थे। इसके अलावा हमारे देश में एक समस्या यह भी है कि हमारा समाज किसी भी घटना पर संगठित होकर, एक होकर कदम नहीं उठाता, बल्कि हमारा समाज घटना के हिसाब से लोगों को जज करता है। परिवार जज करता है, रिश्तेदार जज करते हैं, पड़ोसी जज करते हैं, आपके आसपास के जितने दोस्त हैं वो आपको जज करते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे लोग अपनी तकलीफ और अपने साथ हुई इस तरह की घटनाओं के बारे में खुलकर बताने से डरते हैं, जैसा कि इस घटना में भी हुआ होगा। और इसीलिए श्रद्धा ने किसी को बताया नहीं, अपने दोस्तों को नहीं बताया, क्योंकि आज का जमाना ऐसा है कि लोग जब किसी को मुसीबत में देखते हैं तो वो अंदर से खुश ही होते हैं। अब हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जो आपको यह बताएगी कि हमारे देश में आज भी महिलाओं के प्रति हमारे देश के पुरुष नेताओं की क्या सोच है। द्रौपदी मुर्मू जब से भारत की राष्ट्रपति बनी है तब से लगातार उनके रंग रूप को लेकर विपक्षी नेता उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते आ रहे हैं। उन्हें यह लगता है कि वो राजनीति कर रहे हैं। और ऐसी ही एक टिप्पणी हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार में एक मंत्री अखिल गिरी ने की, जिसमें उन्होंने एक रैली के दौरान लोगों से पूछा कि उन्होंने भारत के राष्ट्रपति का क्या कभी चेहरा देखा है। यानी उन्होंने एक तरह से खुलेआम लोगों के बीच देश के राष्ट्रपति के रंग रूप का मजाक उड़ाया और देश के राष्ट्रपति का अपमान किया। यह बहुत आपत्तिजनक बयान था इन मंत्री जी का और इस पर हर किसी को आपत्ति होनी चाहिए। यह सिर्फ हमारे देश के राष्ट्रपति का अपमान नहीं है, यह हमारे देश का अपमान है। यानी हमारे देश के विपक्ष के बहुत सारे नेताओं को रेड कारपेट पर चलने वाली क्वीन एलिजाबेथ तो पसंद है, लेकिन उन्हें नंगे पांव सड़क पर पैदल चलने वाली हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पसंद नहीं है। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली ऐसी महिला राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी समुदाय से आती हैं। उन्होंने अपने जीवन में बचपन से ही संघर्ष देखा है और ये तस्वीरें उसी गर्ल्स हॉस्टल की हैं जहां 1970 के दशक में वो एक छात्रा के तौर पर रहती थी और वो वहां पर भी गई। और जब द्रौपदी मुर्मू कुछ दिन पहले इसी हॉस्टल में फिर से गई तो वो उन दिनों को याद करके बहुत भावुक हो गई। बड़ी बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू का मजाक बनाने वाले सभी नेता हमारे देश के पुरुष नेता हैं। अब आप खुद सोचिए, हमारे देश में ऐसे कितने पुरुष नेता हैं जो किसी हीरो की तरह दिखते हैं, जिनके सिक्स पैक एब्स हों, जो पूरी तरह से फिट हों, बड़े हैंडसम दिखते हों। माफ कीजिए, लेकिन हमारे देश के जो पुरुष नेता हैं वो भी कोई बहुत ज्यादा फिल्मी हीरो की तरह नहीं दिखते। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपने हमारे देश में किसी पुरुष नेता के रंग रूप को लेकर उसका मजाक उड़ते नहीं देखा होगा। अब आपको आखिर में हम इंडोनेशिया के बाली लेकर चलते हैं, जहां G20 समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आज एक छोटी सी मुलाकात हुई
और गलवान की हिंसक झड़प के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब दोनों नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से चाहे थोड़ी देर ही सही लेकिन बातचीत की है। ये तस्वीरें G20 समिट के बाद हुए एक डिनर की हैं, जहां करीब 60 दिन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग एक दूसरे से दोबारा मिले। इससे पहले इन दोनों की मुलाकात 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई थी, जब वहां SCO समिट का आयोजन हुआ था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग से कोई बातचीत नहीं की थी। दोनों नेता दूर दूर रहे।